हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारे पीएम ने रिनोवेटेड जलियांवाला बाग मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया। तो इसके लिए इस स्पीच में हमारे पीएम मोदी ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले जलियांवाला बाग मेमोरियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली, इस मेमोरियल का इनॉग्रेशन हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 13 अप्रैल 1961 को किया गया था। 13 अप्रैल 1919 की बात है। हमारे दो नेशनलिस्ट सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को ब्रिटिशर्स के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसका विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग इस बाग में इकट्ठे होते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर को इसके बारे में पता चलता है। वो अपने ऑफिसर्स को लेकर के यहाँ पर आता है, अपनी आर्मी को लेकर के आता है, लोगों के ऊपर अटैक करता है एंड हंड्रेड्स की संख्या में लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर था। इसको लेकर के पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में होता है, उसी का ही रिजल्ट रहा कि 1947 में इंडिया आज़ाद रहा। मतलब सिख रिलीजन ने हमारी इंडिपेंडेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उसी का नतीजा आज है कि इंडिया 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में एंटर कर चुका है। अगले साल नेक्स्ट ईयर हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने ये बोला कि अफगानिस्तान में जो क्राइसिस प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तालिबान ने वहाँ पर पावर को अपने अंडर लिया। तो न सिर्फ इंडिया ने वहाँ से लोगों को वापस निकाला है, बल्कि हमारी जो होली बुक्स अफगानिस्तान में थी उसको भी हमने वहाँ से वापस लेकर के आए हैं। पीएम मोदी बात कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की। गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ पार्ट्स, कुछ प्रतियां, कुछ स्वरूप जिनको आप बोल रहे हैं, आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि हरदीप सिंह पुरी अपने सर के ऊपर कुछ रख कर के ला रहे हैं। वो गुरु ग्रंथ साहिब की जो फिजिकल कॉपी है वो ही है जिसको स्वरूप के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर 13 स्वरूप थी अफगानिस्तान में, जिनमें से 3 को पहले लाया जा चुका है, 3 अब लेकर के आए हैं। और हालांकि देखो 3 अभी वहाँ पर बची हुई है, लगभग 3 इस टाइम लेकर के आए, 7 पहले ही वहाँ से इंडिया में भेजी जा चुकी थी। अब ये स्वरूप होते क्या हैं? देखो, गुरु ग्रंथ साहिब की एक जो फिजिकल कॉपी होती है उसी को बोलते हैं स्वरूप। इसको पंजाबी भाषा में इस स्वरूप को हम बोलते हैं बीर, भी इसको बोला जाता है। जो एवरी जो बीर होता है, मतलब एवरी जो गुरु ग्रंथ साहिब होता है, उसकी जो फिजिकल कॉपी होती है उसमें 1430 पेज होते हैं और हर पेज को क्या बोला जाता है? अंग कहा जाता है। और फर्स्ट जो एवरी पेज होता है उसके ऊपर जो छंद होते हैं वो लगभग सेम रहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में देखो, सिख रिलीजन में क्या माना जाता है कि उनकी 10 गुरु हुई, 1 से 10 तक उनके गुरु हुए। वो ये मानते हैं कि हर गुरु का शरीर अलग था लेकिन उनकी आत्मा जो थी वो सभी की सेम थी। और वो जो उनके गुरु हैं उन्हीं का मतलब गुरु ग्रंथ साहिब को वो एक होली बुक की तरह ना मार करके अपने एक लाइव गुरु की तरह, जीवित गुरु की तरह वो उसको मानते हैं। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ में वो अपने गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। अब देखो क्या हुआ कि 5वें गुरु हुए इनके गुरु अर्जुन देव। उन्होंने सबसे पहले 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब के पहले बीर को मतलब लिखा था। इसके बाद में उन्होंने इसको जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर, उस वहाँ पर उसको एस्टेब्लिश कर दिया था। उसके बाद में इनके 10th गुरु होते हैं। 10th गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। जो 10th गुरु हैं वो अपने फादर गुरु तेग बहादुर, जो इनके 90 गुरु थे, उन्होंने जो छंद लिखे, जो उन्होंने लिखा, उनको संकलित किया इस बीर में। आखिरी बार उसमें कुछ संकलित किया गया था। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख रिलीजन का जीवित गुरु डिक्लेयर कर दिया था। आपको एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है, गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा नहीं है कि उनके जो गुरु ने कुछ लिखा वो ही उसमें संकलित किया गया है, वो ही उसमें इंसर्ट किया गया है। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में 6 सिख जो गुरु थे उनके द्वारा जो कुछ लिखा गया वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। इसके अलावा 15 संतों के द्वारा जो भजन लिखे गए हैं, जो हिम लिखे गए हैं, उनको इसमें इंसर्ट किया गया है। भगत कबीर, भगत रविदास, शेख फरीद, भगत नामदेव, इसके अलावा 11 भट्ट जो गीतकार होते हैं और 4 नॉर्मल सिख, इन सब की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इम्पोर्टेंट टीचिंग्स हैं, उन सबको गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड किया गया है। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बेसिक फैक्ट्स हमने देखे। जलियांवाला बाग के बारे में जो मैसेकर हुआ उसके बारे में बेसिक फैक्ट्स देखे। नेक्स्ट न्यूज अफगानिस्तान को लेकर के है।
अफगानिस्तान में जो अनसर्टेनिटी चल रही है उसकी वजह से हमारे इंडिया ने बोला कि हमने पहले से जो भी वीज़ा दे रखे हैं उनको हम कैंसिल करते हैं। दोबारा से अगर कोई इंडिया में आना चाहता है उसको वीज़ा लेना होगा, ई वीज़ा पे अपना अप्रूवल मतलब अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करवाना होगा। अब बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के अंडर ये प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है और इसको परस्यू करने के लिए जेएनयू में या अदर यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी डॉक्टरल डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अपनी प्रॉब्लम बताई है कि अगर हम वापस अफगानिस्तान जाते हैं तो हमें वहाँ मार दिया जाएगा, तो हमारे लिए कुछ इस तरीके की व्यवस्था अरेंजमेंट की जाए कि हम यहाँ पर रहें और जब तक अफगानिस्तान में नॉर्मल सिचुएशन नहीं हो जाती तब तक इंडिया हमें अपने यहाँ पर शरण दे। नेक्स्ट न्यूज, दिल्ली में जो आशा वर्कर्स हैं उनको लेकर के हैं कि देखो कोविड के दौरान जो आशा वर्कर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। घर घर जा कर के उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाने में हेल्प की, मेडिसिन प्रोवाइड करवाने में हेल्प की, और ना सिर्फ लोगों का जो टेम्परेचर बाहर से जो भी लोग मतलब किसी एरिया में एंटर कर रहे थे उनका ध्यान रखना, उनकी कोविड के सिम्टम्स तो नहीं है, इन सब में आशा वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा काम किया। मतलब ग्राउंड लेवल पर कोविड का इफेक्ट देखने को मिला और उसको सामने से फेस किया, उसमें सबसे सामने आता है आशा वर्कर्स। तो इन आशा वर्कर्स को बहुत लंबे समय तक जो मंथली इंसेंटिव इनको मिलता है वो नहीं दिया जा रहा है दिल्ली में, तो इसी की वजह से 6000 वीमेन जो हैं जो आशा वर्कर्स के रूप में काम करती हैं वो अपनी होप को खो रही हैं। देखो एक तो हम इन सबको फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में मान रहे हैं कि उन्होंने जब सब दुनिया पूरा कंप्लीट वर्ल्ड अपने घरों में था, अपने हाउसेज में सेफ था, तब इन लोगों ने बाहर निकल करके इस कोविड पेंडेमिक से निपटने की कोशिश की। तो अगर ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं तो इनको जो इंसेंटिव हैं वो टाइम पर दिए जाने चाहिए, क्योंकि इन्होंने अदर जो वर्कर्स, अदर एरियाज़ में जो वर्कर्स हैं उनसे ज़्यादा काम इन्होंने किया है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए एक सेकेंड, देखो 2013 में जो हमारा हिमालयन रीजन है वहाँ पर उत्तराखंड में एक इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट के बाद में, उस इंसिडेंट को केदारनाथ फ्लड के नाम से अब जाना जा सकता है, 5000 लोग उसमें मारे गए थे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि यहाँ पर उत्तराखंड में जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनके डेवलपमेंट पर रोक लगाई जाए। उन्होंने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को एक रिव्यू करने के लिए भी बोला था कि यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट हैं उनकी वजह से कितना डिजास्टर फैल रहा है, इन सब का रिव्यू किया जाए। फिर एक 17 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा के हेडशिप में। ये जो कमेटी है वो अपना डिस्कशन करती है, वो अपनी बात बताती है। अलकनंदा और भागीरथी बेसिन में जो 24 प्रपोज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनका एग्जामिन करती है और उसके बाद में ये बताती है कि गंगा और उसकी सेवरल ट्रिब्यूटरीज में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी इकोलॉजी के ऊपर ये इरिवर्सिबल इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इसके बाद में क्या होता है, 6 प्राइवेट प्रोजेक्ट डेवलपर्स जिनका जो प्रोजेक्ट था, जिनको रोकने की कोशिश की गई थी, वो इसको मतलब वो बोलते हैं कि इस ट्रेजरी को आप दोबारा से रिव्यू करवाइए। तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद में एक न्यू कमेटी बनाई जाती है। ये जो न्यू कमेटी है उसको विनोद तारे, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से रिलेटेड हैं, वो इस कमेटी को हेड करते हैं। उन्होंने भी एक बात बोली कि देखो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के ऊपर ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं, मतलब हमारे इकोलॉजी को, बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देते हैं। तो इन्वायरमेंटल जो मिनिस्ट्री है उन्होंने 2015 में दोबारा एक कमेटी बनी। जो पहले जो कमेटी बनी थी वो सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन के आधार पर बनी थी। 2015 में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने बीपी दास की हेडशिप में एक कमेटी बनाई, हु वाज द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कमेटी। रवि चोपड़ा के अंडर जो कमेटी बनी थी उसी का एक पार्ट है, और उन्होंने बोला कि जो भी 6 प्रोजेक्ट हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर के 6 प्रोजेक्ट हैं, उनमें कुछ उनके डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन कुछ कर करके आप उसको रिकमेंडेड कर सकती हो। जब हमारी वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर जो हैं मिनिस्टर उमा भारती, उन्होंने भी कंसिस्टेंटली गंगा रिवर के ऊपर जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनका कंसिस्टेंटली अपोज किया है। उन्होंने बोला कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा
ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इन सबको हम तभी अच्छे से वर्क कर पाएंगे जो यहाँ पर पहले से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम रोकें या फिर उनका चेंज करें। अब चेंज आप कैसे कर सकते हो? चेंज आप कर सकते हो कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी तरफ हम ट्रांसफ़र हो, उनके ऊपर ज़्यादा रिलाई करें। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में एक बात बोली है कि 7 प्रोजेक्ट्स को दोबारा से स्टोर किया जाए, दोबारा से उसके ऊपर वर्क किया जाए। और जो भी इसका मेजर कारण उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए आज भी जो हमारा इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा दूसरों से हम मंगवा रहे हैं, मतलब इस चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक बर्डन काफ़ी क्रिएट हो रहा है। और उसी सोल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जैसे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट बोल रही है कि हर साल हम 1000 करोड़ एनुअली खर्च कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करने के लिए, क्योंकि ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो हमारे यहाँ पर कैंसिल कर दिए गए हैं डेवलपमेंट ओब्लिगेशन के आधार पर। बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने इस जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बोला कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो यहाँ पर आएँ, इन्वेस्ट करें, लेकिन उनमें कुछ चेंजेस हो और हमारी यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी नुकसान ना हो और हम पावर को भी जनरेट कर पाएँ। ओके, तो देखो ऐसा तो है नहीं कि जब पहले उसका इम्पैक्ट गिरा है एनवायरनमेंट के ऊपर और अब उसका इम्पैक्ट नहीं गिरेगा, इम्पैक्ट तो गिरेगा। इसका मेजर पावर यही है कि ग्रीनफील्ड हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके फेवर में वर्क नहीं करना चाहिए। ग्रीनफील्ड आपको पता है, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जिनमें पहले से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जिनमें सब कुछ जीरो से शुरुआत, मतलब पहले वहाँ पर कुछ भी निर्माण नहीं था, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था। तो ये हिमालयन जो एरिया है, आपको पता है हिमालयन एरियाज यूथ माउंटेन्स हैं, और यूथ माउंटेन मतलब अभी वो ढंग से सेटल भी नहीं हुई हैं, और अगर उस एरिया में इस तरीके के प्रोजेक्ट रेगुलर बनाते रहे तो हिमालय जो है वो काफ़ी रिस्की हो जाएगा। हमेशा से इंडिया के लिए उन्होंने एक फ्रंटियर की तरह, एक सेफ्टी वॉल की तरह इंडिया के लिए काम किया है। और अगर हिमालयन रिस्की हो जाता है तो हमारा ना सिर्फ हमारा जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट होगा, हमारा एनवायरनमेंट है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। इंडिया में जो रेनी सीजन है, रेनी पैटर्न है, हर सीजन का जो पैटर्न है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में इस चीज़ का प्रेजेंट टाइम में तो सिर्फ इफेक्ट देखने को मिल रहा है हिमालयन रीजन में, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें तो कंप्लीट जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, हमारे जस्टिस हैं चंद्रचूड़, उन्होंने एक बात बोली कि डेमोक्रेसी और ट्रस्ट जो है वो हैंड टू हैंड चेंज होता रहता है। मतलब हर इंसान जो है वो समय के साथ में डेमोक्रेसी को लेकर के उनके जो भी व्यू हैं, ट्रस्ट को लेकर के जो भी उनके व्यू हैं वो चेंज होते रहते हैं। उन्होंने एक बात बोली कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने अपना मोटो रखा था सत्यमेव जयते, मतलब ट्रस्ट शैल प्रिवेल, सत्य जो है वो हमेशा बना रहता है। इसीलिए इसके अलावा उन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, हम एक डेमोक्रेसी के सिटीजन्स हैं, वी नीड टू कमिट अवर सेल्फ टू द सर्च फॉर ट्रस्ट एज ए की एस्पायरेशन ऑफ अवर सोसाइटी। अगर हमें हमारी सोसाइटी को अच्छे से डेवलप करना है, हमारी डेमोक्रेसी को अच्छे से फ्लोरिस्ट करना है समय के साथ में, तो हमें सत्य को खोजते रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, जाइकोव डी एक नई वैक्सीन बनी है। इसके बारे में आपको पता होगा कि जो भी हमारे बच्चे हैं उनको 3 डोज दी जाएंगी और उनके लिए सेफ है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो जाइकोव डी वैक्सीन है वो वर्ल्ड में पहली बार फर्स्ट प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन फॉर ह्यूमन यूज़ बनी है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारे देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो जेनेटिक कोड हैं वो सेव होते हैं डीएनए में। अब डीएनए जो है कोविड-19 के जो वायरस है, वैक्सीन में कोविड-19 वायरस का जो पार्ट है उसका यूज़ किया जा रहा है कि वो सेल में एंटर करेगा और फिर जो डिजीज़ है उसको कोडेड करने की कोशिश करेगा। वैक्सीन को जब इंजेक्ट किया जाएगा ह्यूमन बॉडी में तो वो जो वायरस के जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको एंटीबॉडीज जनरेट करके स्टिमुलेट करने की कोशिश करेगा और टी सेल्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरस को भी स्टिमुलेट करेगा। ये जो डीएनए पीस हैं वो मेम्ब्रेन, प्लाज्मिड एक मेम्ब्रेन जो प्लाज्मिड बोला जाता है उससे एनक्लोज्ड करेगा और एनक्लोज्ड करके अपने एक्शन को कंप्लीट करेगा। आपको ध्यान में ये रखना है
कि ये जो वैक्सीन है ये कम्प्लीटली अदर वे में तैयार की गई है। सेम उसी तरीके से जैसे mRNA वैक्सीन में भी वायरस का रियल वायरस यूज़ नहीं किया जाता है, एक्चुअल वायरस यूज़ नहीं किया जाता है वैक्सीन में, लेबोरेटरी मेड जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ की जाती है। ओके तो ये जाइकोव-डी अगर पूछा जाए किससे रिलेटेड है तो वैक्सीन है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ईरान के जो हेड हैं प्रेजेंट टाइम में, उन्होंने एक बात बोली, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई, उन्होंने एक बात बोली कि हमारे ईरान के साथ में JCPOA एक एग्रीमेंट हुआ था, न्यूक्लियर डील जिसको आप बोल सकते हो, P5+1 एग्रीमेंट भी आप बोल सकते हो। 2015 के समय ये एग्रीमेंट होता है और उस समय मिस्टर ओबामा प्रेसिडेंट थे USA के, उसके बाद में मिस्टर ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं। अब मिस्टर ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो चाहते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है इसको ख़त्म किया जाए और दोबारा से कुछ पॉइंट्स, इंस्ट्रिक्शंस, कुछ नए रेगुलेशंस लगाए जाएं ईरान के ऊपर। इसी को ध्यान में रख करके वो JCPOA एग्रीमेंट से मिस्टर ट्रंप पीछे हट जाते हैं। अब जो ईरान है वो रेगुलर कोशिश करता है, लेकिन दोबारा से फिर ईरान जो है वो न्यूक्लियर अपनी पावर को डेवलप करने लग जाता है। अब 2020 में USA में नए राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है, मिस्टर बाइडेन। अब ईरान के जो हेड है ना, उन्होंने ये बोला कि हालांकि US ने कोशिश की कि दोबारा से यह एग्रीमेंट को साइन किया जाए, लेकिन उन्होंने बोला कि सिर्फ मिस्टर ट्रंप जो बात बोल रहे थे वो ही मिस्टर बाइडेन बात बोल रहे हैं, वही रिस्ट्रिक्शंस, वही नए पॉइंट्स ईरान के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बस उन्होंने अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी है, मतलब भाषा चेंज करके सेम बात वो दोहरा रहे हैं मिस्टर बाइडेन। नेक्स्ट न्यूज है साइंस पेज से। आज संडे है और संडे वाले दिन साइंस पेज आता है, तो यहाँ पर देखो चाइना जो है, चाइना ने कोविड-19 की जो ओरिजिन थ्योरी है उसके बारे में चाइना बोलता है कि ये लेबोरेटरी से ओरिजिन नहीं हुआ है, ये एक मार्केट से ओरिजिन हुआ है, मतलब बैट्स के थ्रू एक मीडिएटर एनिमल ने अपना रोल प्ले किया और उसके बाद में ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो गया, ऐसा बोला जाता है चाइना के द्वारा। लेकिन US इस थ्योरी को नहीं मानता। US चाहता है कि चाइना वो सारे अपने प्रूफ दे जिससे पता लगाया जा सके कि कोविड-19 का रियली में ओरिजिन हुआ कहाँ से था। तो US बार बार चाइना को प्रेस करने की कोशिश करता है और वो सेम आइडियोलॉजी वाले जो कंट्री है उनको अपने साथ लेकर के कोशिश करता है कि चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए ताकि पता चल सके कि कोविड-19 की जो रियलिटी में ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओके, यहाँ देखिए नेक्स्ट न्यूज FAQ पेज से है। फर्स्ट न्यूज है मोनेटाइजेशन को लेकर के। अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने, निर्मला सीतारमन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उन्होंने ये माना है कि हमारी गवर्नमेंट के जो भी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम मोनेटाइज करेंगे, उनको प्राइवेट सेक्टर को लीज पर देंगे और इसे 5.96 लाख करोड़ इंडिया के पास आएगा। उस पैसे का देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो, रेलवेज हो गया, रोड्स हो गई, इसके अलावा एयरपोर्ट्स हो गई, इन सबको लीज पर दिया जाएगा और उन सबको लीज पर दे करके पैसा उठाया जाएगा। अब इससे है क्या इकोनॉमी में हेल्प होगा? तो हमारी गवर्नमेंट मानती है कि हाँ, इकोनॉमी में हेल्प होगा। जो भी हमारे एसेट्स हैं जब उनको प्राइवेट इन्वेस्टर को हम देंगे, जो पैसा आएगा उसको हम यूज कर सकते हैं। अब रिस्क क्या है? सबसे ज़्यादा रिस्क ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगता है कि जिन भी प्राइवेट इन्वेस्टर को गवर्नमेंट ये एसेट्स देगी वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होंगे, जिससे क्या होगा, करप्शन इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ बिजनेस कॉरपोरेशन ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा फेवर किया जाता है, ऐसा गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगता है। तो अगर ऐसा होता है तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और वो ही समय के साथ में और ज़्यादा डेवलप होंगे। नेक्स्ट न्यूज, अब इसका प्रॉब्लम क्या है, क्या रिस्क हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा रिस्क ये हो सकते हैं कि देखो, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट की तरफ अट्रैक्ट तो हों, क्योंकि इससे पहले जो एयर इंडिया को जब गवर्नमेंट सेल करना चाहती थी उसमें डिसइन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लेकर के गवर्नमेंट आ रही थी, तो गवर्नमेंट को इन्वेस्टर ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्राइजेंट कंडीशंस को गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा था। और प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो रेलवेज में गवर्नमेंट ने प्राइवेट इंसेंटिव लाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को बुलाने के लिए कि कुछ राइट्स दिए जाएँ प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेटर्स को और जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास रही। लेकिन इंडिया को रेलवे में बहुत कम प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने अपना अट्रैक्शन दिखाया, तो ये मेजर प्रॉब्लम है।
देखो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम सिर्फ राइट्स देंगे, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगी। जब तक प्राइवेट इन्वेस्टर को ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रोग्राम, ये सारे प्रोजेक्ट अगर उनको प्रॉफिटेबल नहीं लगेंगे, तब तक प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट को कोशिश की जानी चाहिए, डिस्प्यूट रिड्रेशल जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए कि फटाफट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम भी होती है प्राइवेट सेक्टर के साथ में तो वहाँ पर प्रॉब्लम को फटाफट सोल्व किया जाएगा। देखो इस तरीके की बात अगर आप लेकर के आओगे कि हाँ अगर कोई इशू होता है तो फटाफट उसका सॉल्यूशन निकल करके आएगा, तो हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर अपने आप को इन्वाइट कर सके। नेक्स्ट न्यूज है बैकवर्ड क्लासेज को लेकर के। सबसे पहले आप इशू देखिए, अभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट, महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है वो मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस रिजर्वेशन को नलीफाई कर देता है और बोलता है कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बैकवर्ड क्लासेज को डिसाइड करना सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास में है और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में डिसीजन ले सकती है। अब इसी को ध्यान में रख करके व्हाट इज 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा नेशनल बैकवर्ड क्लासेज कमीशन, जैसे कि हमारे यहाँ पर एससी और एसटी के लिए कमीशंस हैं, सेम इसी तरीके से बैकवर्ड क्लासेज के लिए कमीशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। इसमें डिसाइड किया गया कि सेंटर के पास में पावर है, जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर्स के साथ डिसाइड करेंगे, सेंटर से डिसाइड करेंगे और सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज को बनाएंगे। एक बार ये लिस्ट अगर बन जाती है तो इसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और आर्टिकल 342A के तहत में ये जो नया कमीशन बना इसको शामिल कर लिया गया था। तो इसमें बात की गई कि सेंटर लिस्ट बनाई जाएगी और सेंटर लिस्ट के तहत ही काम होगा। मतलब स्टेट के पास में जो पहले पावर थी कि वो अपने यहाँ पर जो भी ओबीसी कम्युनिटी है उनको शामिल कर सके, वो पावर उनसे छीन ली गई। मतलब एक तरीके से जो फेडरलिज्म क्या होता है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 1 एट सेंटर 1 एट स्टेट लेवल एंड बोथ हैव इक्वल पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी कंट्री का, उसको छीनने की कोशिश की गई। इसी को लेकर के जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इसका विरोध किया और इसी को ध्यान में रख करके 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर के आई हमारी गवर्नमेंट और उसके तहत में 105 अमेंडमेंट एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया और इसमें बोला गया कि पहले जो पावर्स है स्टेट के पास में वो सेम पावर उनके पास में बनी रहेगी, उनसे इस तरीके की कोई भी पावर को नहीं छीना जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली, हरियाणा के द्वारा 2016 में और 2018 में 2 नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं बैकवर्ड क्लासेज को लेकर के। उन नोटिफिकेशन में ये बोला जाता है कि जिनकी सैलरी, जिनकी पेमेंट पर ईयरली अगर वो कमाते हैं 3 लाख से कम, तो उनको बैकवर्ड क्लासेज में इंक्लूजन करने में ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा मतलब क्रिमिलियर एंड नॉन क्रिमिलियर, तो जिनकी कम है 3 लाख से उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। 3 लाख से 6 लाख वाले जो लोग हैं उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन 6 लाख से ज़्यादा वाले जो लोग हैं जिनकी पेमेंट पर ईयरली 6 लाख से ज़्यादा है उनको क्रिमिलियर में रखा जाएगा, मतलब उनको जनरल वाला कैटेगरी में रखा जाएगा, उनको ओबीसी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि आप गाँव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत कम पेमेंट होती है लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, और शहरों में मेट्रोपॉलिटन जो एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छे पेमेंट होने के बाद में भी लोगों का जो लेवल है लाइफ का वो काफ़ी अच्छा नहीं रह पाता। तो सिर्फ और सिर्फ आप पैसे के आधार पर, इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर डिसाइड नहीं कर सकते क्रिमिलियर एंड नॉन क्रिमिलियर को। उसके लिए डिसाइड करने के लिए आपको एजुकेशन बैकग्राउंड भी देखना होगा, आपकी जो लाइफ स्टाइल लेवल है वो भी देखना होगा, आपका इकोनॉमिक कंडीशन भी देखनी होगी। ये सारे एरिया डिसाइड कर पाएंगे कि क्रिमिलियर में आएगा पर्सन या फिर नॉन क्रिमिलियर में आएगा। नेक्स्ट न्यूज प्रोफाइल पेज से है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस को अपॉइंट करने की बात की गई। उन 9 जजेस में 3 वीमेन है। पहली बार ऐसा हुआ है कि वीमेन का पार्टिसिपेशन इतना बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें बीवी नागरथना जो कर्नाटका हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि 2027 में वो हमारी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बन जाए। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे इंडिया की फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी और ये हमारे लिए काफ़ी हिस्टोरिकली काफ़ी प्राउड मोमेंट होगा। इसके बारे में जो बीवी नागरथना है उनके बारे में बताया गया कि जब भी वो
जिस टाइम वो कर्नाटका की जज के रूप में वर्क कर रही थी, तो बहुत सारे उन्होंने काम किए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डिसीजन उन्होंने लिए। जैसे सिटी सिविल कोर्ट बेंगलोर में एडमिनिस्ट्रेटिव जज के रूप में जब काम कर रही थी, तो उन्होंने सिटी सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में क्रैच एस्टेब्लिश करने का अप्रूवल दिया। मतलब कोई भी महिलाएं जो यहाँ पर काम करती हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए क्रैच होना चाहिए। इसके अलावा हाई कोर्ट बिल्डिंग कमिटीज़ में जब चेयरपर्सन के रोल था उनका, तो उन्होंने सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन हाई कोर्ट प्रेमिसेस में इंस्टॉलेशन करने की बात, ऑथराइजेशन उन्होंने दिया था। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि वो चाहती हैं कि जुडिशरी में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो बढ़े। मेजर जो हर्डल्स हैं उनके लिए मेजर हर्डल्स एक तो होती हैं कि उनकी फिजिकल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके अलावा जो सोशल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब कुछ अगर इजी बनाने की कोशिश की जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो बहुत इजीली मैन के बराबर इक्वल खड़ी होकर के हमारे हर एरिया में पार्टिसिपेशन कर सकती हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनती भी हैं तो बहुत कम समय के लिए वो बनेगी। तो इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या आएगी कि महिलाओं के लिए वो बहुत अच्छे डिसीजन ले सकती हैं, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड रहेगा, उनका जो टर्म रहेगा, वो एक मेजर ऑब्स्टेकल बनकर के सामने आएगा। नेक्स्ट न्यूज है मपिला रिवॉल्यूशन एक होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 1921 में ये रिवॉल्यूशन हुआ था और इसको अब 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको ये जो मालाबार रिबेलियन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये जो रिबेलियन हुआ था ना, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि फ्रीडम के लिए ये फाइट हुई थी, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि क्लास ऑपरेशन हो रहा था उसका केस स्टडी मानते हैं, और कुछ लोग इसको बोलते हैं हिंदू जीनोसाइड के बारे में भी इसके बारे में लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मपिला इंसर्केशन है, मपिला रिबेलियन है, मालाबार रिबेलियन है, इन सब के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। देखो, जो मपिला नाम है वो मलयाली लैंग्वेज जो है, मलयाली लैंग्वेज जो मुस्लिम है उनको ये नाम दिया गया है। ये जो लोग थे वो जो नर्दन केरल है उसका मालाबार जो कोस्ट है वहाँ पर रहते थे। शुरुआत में क्या होता है कि 1500 के लगभग सबसे पहले हमारे यहाँ पर पुर्तगाली लोग आते हैं इंडिया में विजिट करने के लिए, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिंग नेटवर्क स्टैब्लिश हो, लेकिन जो मपिलाज हैं वो उनका रजिस्ट करते हैं, उनका विरोध करते हैं। अब समय के साथ में क्या होता है कि 1921 में जो मोपला ने मालाबार में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ते हुए समुदाय का गठन करते हैं। उस समय इस एरिया में मेजॉरिटी में ये लोग यहाँ पर रहते थे। शुरुआत में क्या होता है कि जब ये लोग यहाँ पर आते हैं, इनका विरोध यहाँ पर किया जाता है, लेकिन समय के साथ में क्या होता है कि यहाँ पर जो राजा थे वो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक कन्फ्लिक्ट के रूप में भी इस रिबेलियन को देखा जा सकता है। 1799 में क्या होता है कि 4th एंग्लो मैसूर वॉर होता है, और उस वॉर के बाद में, एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, तो जो मालाबार एरिया है वो मद्रास प्रेसिडेंसी के एरिया में अंडर आ जाता है। उस समय जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर कुछ नए काश्तकारी, नए टेनेंट्स एक्ट लेकर के आते हैं, और जो इसमें टेनेंट्स एक्ट हैं वो जमींदारों के पक्ष में थे। अब जमींदार यहाँ पर ज़्यादातर जो थे वो थे हिंदू कम्युनिटी के लोग, और जो टेनेंट्स थे वो ज़्यादातर थे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। तो एक तरीके से ये कन्फ्लिक्ट देखने को यहाँ पर मिलता है, और उसी का मेजर प्रॉब्लम ये रहती है कि ये रिबेलियन वहाँ पर हो जाता है। ये सबसे मेजर कारण था, ये जो काश्तकार टेनेंट जो एक्ट हुआ था ये। नवंबर 1921 में 67 जो मपिला कैदी वो इसमें मारे जाते हैं। तिरूर से पोदनूर की जो सेंट्रल जेल है उसमें एक बंद माल डिब्बे में कुछ लोगों को ले जाया जा रहा था, और जिसमें दम घुटने की वजह से कुछ मपिलाज की डेथ हो जाती है। तो इस घटना को, इस ट्रेजिडी को वैगन ट्रेजिडी के नाम से भी जाना जाता है। अब शुरुआत में क्या होता है कि देखो, ये जो कन्फ्लिक्ट होता है ना, जिसको टेनेंट्स एक्ट के तहत आप मान सकते हो, 1921 के अंत तक जो ब्रिटिशर्स थे वो इस रिबेलियन को दबा देते हैं, और ये क्या करते हैं कि इस रिबेलियन को दबाने के लिए एक स्पेशल मालाबार स्पेशल फोर्स का गठन करते हैं। तो इस तरीके से ये जो मपिलियन इंसर्केशन है वो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके बारे में जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको देखना है। जो भी इस तरीके के विरोध हुए,
कि देखो कास्ट जो भी रिवॉल्यूशन हुए, कास्ट जो भी रिबेलियन हुए, उन सब को लेकर के भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंस से पहले इस तरीके के रिबेलियन हुए थे और उनमें क्या सिमिलरिटी थी, क्या डिफ्रेंशिएट था, क्या उन सबको एक साथ खड़ा करती है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।